हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है बच्चों 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 10 यानी 10वां व्याख्यान है बच्चों आज। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम आपकी एनसीईआरटी बुक का, आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसमें देखिए टॉपिक है 11.9 जिसका नाम है ऊष्मा स्थानांतरण। तो आज हम ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ऊष्मा स्थानांतरण कह लें या ऊष्मा का संचरण कह लें, एक ही बात है, ये भी कह सकते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा मिल जाएगा कि ऊष्मा संचरण। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, ऊष्मा संचरण कह लो या ऊष्मा स्थानांतरण कह लो, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा को क्या कहते हैं बच्चों? हीट कहते हैं। और इसे कहेंगे, संचरण को इंग्लिश में ट्रांसमिशन कहेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, ट्रांसमिशन। बात एक ही है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बात एक ही है। नाम ही तो अलग अलग हो गए बच्चों, तो नाम अलग अलग हो जाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्थानांतरण या संचरण का मतलब क्या है, कि क्या है ये ऊष्मा स्थानांतरण? बहुत आसान बात है बच्चों, घबराइए नहीं। क्या है कि हमने ये बताया कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं संपर्क में लाई जाती हैं, जैसे दो वस्तुएं हम संपर्क में लाए ए और बी, इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था, इसका ताप मान लो ज़्यादा था, T1 बड़ा था T2 से, इसके ताप से इसका ताप बड़ा था। तो क्या होता है बच्चों, जैसी वस्तुएं संपर्क में आई, ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है। ऊष्मा प्रवाह शुरू हो जाता है, यानी ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने लगती है जब तक कि दोनों के ताप समान न हो जाएं बच्चों। तो ऊष्मा का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से निकल के उसमें चली गई, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ गई। यानी जो संचरण है, हाँ इसी को संचरण कहेंगे बच्चों, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। सिंपल सी बात। तो लिखूं क्या इसको? ऊष्मा का या ऊष्मी ऊर्जा का, ऊष्मा एक मतलब ऊर्जा ही तो है, ऊष्मी ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऊष्मा का एक स्थान से, कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं इसलिए लिख देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है बच्चों? ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा स्थानांतरण। जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, बात यहीं ख़त्म कर दी हमने ऊष्मा स्थानांतरण की। लेकिन मेन बात जो अब हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऊष्मा स्थानांतरण है बच्चों, किस तरीके से होता है, किन किन विधियों से होता है, क्या एक ही विधि है या ज़्यादा विधि हैं, वो सीखना है। तो हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा, अब पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा स्थानांतरण ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, मेथड्स, क्या क्या विधियाँ हैं बच्चों, वो पढ़ना है हमें। ठीक है ना?
तो ऊष्मा स्थानांतरण की बच्चों 3 विधियां होती हैं, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक 3 तरीकों से जा सकती है, न 1 न 2 बल्कि कितने 3 तरीकों से। तो वो तरीके लिख लें, अब वो तरीके लिख लें बच्चों, वो तरीके लिख लिए जाते हैं यहाँ। कितने तरीके बताए मैंने? 3। नंबर 1 होता है बच्चों चालन। एक विधि होती है चालन विधि, चालन इसको कहते हैं कंडक्शन। दूसरी होती है संवहन, संवहन यानी कन्वेक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन। तीसरी होती है बच्चों विकिरण। इन विधियों में क्या अंतर है ये सब समझ में आएगा। दैट इज़ इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन। तो बच्चों ये जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं उनको इंग्लिश में भी याद किया करो। रेडिएशन, चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, विकिरण, रेडिएशन, 3 विधियां हैं बच्चों। अब एक एक करके समझते चलो। पहले चालन को समझ लो, फिर संवहन को समझ लो, फिर विकिरण को समझ लो, फिर मैं एक साथ इनकी परिभाषाएं लिख दूंगा। अभी समझ लो बच्चों, वैसे लिखा हुआ तो सब किताबों में है, फिजिक्स समझने की चीज़ है। तो क्या है चालन? चालन में क्या होता है बच्चों, जैसे चालन विधि में क्या होता है कि जब हम किसी छड़ को, किसी ठोस को गर्म करते हैं, जैसे यहाँ आग जल रही है, क्या जल रही है बच्चों? आग। ये लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ी जलाई जा रही हैं बच्चों, ओके। और यहाँ से आग निकल रही है बच्चों। यहाँ आपने क्या किया, इस आग में एक लकड़ी की लकड़ी कह दिया मैंने, लोहे की छड़ आपने इस आग में लगा दी और आप इसको यहाँ पकड़े हो हाथ से, ठीक है। अब हाथ बनाने में टाइम लगेगा, ऐसी समझ लो। आपने यहाँ इसको पकड़ रखा है, आपने लोहे की छड़ आग में ये वाला सिरा लगाया, सिरा ए, और ये सिरा है बी छड़ का। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये लोहे की छड़ को आप छोड़ दोगे, गर्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊष्मा गई वो चालन विधि से गई बच्चों। किस विधि से गई? चालन विधि से। तो ये सिरा भी गर्म हो जाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ एक कण था, उसने ऊष्मा ली, उसने कुछ ऊष्मा खुद अवशोषित कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ अगले अणु को दे दी। फिर अगले अणु ने जो ऊष्मा मिली कुछ अवशोषित कर ली, फिर अगले अणु को दे दी। यानी इस विधि में एक अणु ऊष्मा लेता है और दूसरे अणु को भी दे देता है। एक अणु ऊष्मा कहाँ से मिल रही है? यहाँ से। ऊष्मा यहाँ से शुरू हो रही है बच्चों, Q, और पहुँच रही है वहाँ तक। कैसे पहुँच रही है? ध्यान से समझें, बड़ा आनंद आएगा यहाँ पर। देखें, एक कण ने ऊष्मा ली, उस ऊष्मा का कुछ भाग क्या किया? स्वयं अवशोषित कर लिया, तो वो गर्म हो गया, और कुछ भाग अगले कण को दे दिया, अगले अणु को दे दिया। फिर अगले अणु ने उसको जो मिली उसका कुछ भाग अवशोषित कर लिया और उसका कुछ भाग अगले अणु को दे दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो ऊष्मा आगे चलती चली जाती है, लेकिन कण अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। तो चालन विधि क्या है? वह विधि जिसमें पदार्थ का एक कण ऊष्मा लेता है और उसका कुछ भाग अगले कण को दे देता है, और ये क्रिया आगे चलती रहती है और ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, लेकिन कण अपनी जगह नहीं छोड़ता है। उसको हम चालन विधि कहते हैं। मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लो। तो यहाँ कण ने स्थान नहीं छोड़ा, कण ने स्थान नहीं छोड़ा बच्चों। मेन बात यही है, कण अपनी जगह पर ही है। डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी।
यहाँ का जो कण था अगले कण को दे दी, अगले कण ने अगले कण को दे दी, अगले कण ने अगले कण को दे दी, ऐसे करते जा रहे हैं। ऐसे समझे जैसे एक लाइन में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक या खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, ऐसे समझना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं बच्चों। यहाँ से लड्डू बट रहे हैं, इसको लड्डू दिए, मान लो इसको 100 लड्डू दिए। इसने क्या किया, 100 लड्डू में से 4 खुद खा लिए, बचे 96 इसको दे दिए। इसने क्या किया कि 2 लड्डू खा लिए, फिर जो बचे उसको दे दिए। मतलब समझ रहे ना, एक एग्जाम्पल, मतलब खुद भी अवशोषित कर रहा है कण ऊष्मा और आगे वाले को भी दे रहा है। कैसे दे रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो लेकिन ये अपनी अपनी जगह ही खड़े हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये लड्डुओं को खुद भी खाता जा रहा है और आगे भी बढ़ाता जा रहा है, ये भी लड्डुओं को खुद भी खाता जा रहा है और आगे भी बढ़ाता जा रहा है, और एक दो गिराता भी जा रहा है। गिराने का मतलब जब कण यहाँ से ऊष्मा अगले कण को देगा तो कुछ भाग वातावरण में भी भेज देगा संवहन और विकिरण के द्वारा। अभी चूंकि ये नहीं पढ़े हैं इसलिए पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अभी इतना समझें कि कण अपनी ही जगह खड़े हैं, जैसे लड्डू बट रहे हैं, खाते भी जाओ आगे भी देते जाओ, समझ गए। वो क्या हो गया, चालन। अपनी जगह खड़े रहो, वही मुझे लड्डू मिले, मैंने कुछ लड्डू खाए, अगले को दे दिए, लगातार बट रहे हैं। तो ये नहीं कि मैंने सब इकट्ठे अपने पास ही रख लिए, और भी आएंगे, एक साथ क्यों खा जाऊं, सब पूरा पेट अभी नहीं भर रहा, समझ रहे हैं। 10 लड्डू आए, मैंने 2 खा लिए, 8 इसको दे दिए, इसने भी कुछ खाए अगले को दे दिए, उसने भी कुछ खाए अगले को दे दिए, उसने भी कुछ खाए अगले को भी दे दिए, कुछ गिर भी गए। तो जो व्यक्ति हैं वो चुपचाप खड़े हुए हैं, ये नहीं कि लड्डू लिया और जैसे प्रसाद बंटता है तब क्या करते हैं वैसे हम, वो चालन नहीं है। देखो यहाँ प्रसाद बंट रहा है, लड्डू बंट रहे हैं, हमने लड्डू लिए, 4 लड्डू मिले और हमने लड्डू लिए और हट गए, अगला आ गया, अगला लेने आ गया, उसने भी 4 लड्डू लिए, वो भी चला गया, फिर तीसरा आ गया। ये चालन नहीं है, जगह नहीं छोड़नी है। तो बच्चों ध्यान से समझें कि चालन विधि क्या हुई कि ऊष्मा एक कण लेता है और उसका कुछ भाग अगले कण को देता है, अगला अपना कुछ भाग अगले कण को देता है, फिर उससे अगला अपने से आगे वाले को कुछ ऊष्मा देता है और इस तरीके से ऊष्मा आगे बढ़ती चली जाती है और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये कहलाता है चालन। अब आइए संवहन पर, शॉर्ट में समझ लें, पहले तीनों को एक साथ अंतर। संवहन में क्या होता है कि जैसे बच्चों आपने यहाँ पर एक आग जलाई, बर्नर है, ये आग जल रही है बच्चों, यहाँ चूल्हा है, ठीक है, और यहाँ एक स्टैंड रखा हुआ है और इस पर आपने एक बर्तन रख दिया, एक बर्तन रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ है, कोई भी द्रव, कोई भी द्रव। हाँ एक बात और बता दें बच्चों, ये जो चालन विधि है वो किस में होती है, ठोसों में। ठोसों में जो ऊष्मा का चालन होता है वो चालन विधि से होता है, ठीक है। लेकिन एक अपवाद भी है, चालन विधि किस में होती है, ठोस में। जैसे आपने लोहे की छड़ ली, तांबे की ली, ठीक है, चांदी की ली, सिल्वर की ली, किसी भी धातु की ले ली, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक हैं। हर चीज़ में ऊष्मा आगे नहीं बढ़ती है बच्चों। जैसे आपने विद्युत धारा में सुचालक और कुचालक पढ़े थे, वैसे ही ऊष्मा के चालक, सुचालक और अचालक भी होते हैं। अब लकड़ी यहाँ पर अगर रख दी जाए तो ये सिरा गर्म नहीं होगा, लकड़ी जलने लगेगी लेकिन ये सिरा गर्म नहीं होगा बच्चों। लेकिन लोहे की छड़ें यहाँ लगाओगे तो ये सिरा भी गर्म हो जाएगा। आप यहाँ पकड़े हुए हो तो आप छोड़ दोगे, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगी। लेकिन लकड़ी पकड़ के आग में लगा दी है तो लकड़ी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उसमें ऊष्मा आगे नहीं बढ़ रही, वो अचालक है, इंसुलेटर है हीट की, ठीक है ना। तो जितनी भी धातुएं हैं वो सब कैसी हैं, सुचालक। जैसे
ऊष्मा की सुचालक हैं। जैसे सभी धातुएं विद्युत धारा की सुचालक हैं, वैसे ही सभी धातुएं ऊष्मा की भी क्या हैं बच्चों, सुचालक हैं। लेकिन धातुओं में एक पारा भी है, Hg मरकरी पारा कहते हैं। ये कैसा होता है बच्चों, द्रव होता है, ये तो द्रव है। लेकिन केवल यही एक ऐसा द्रव है जिसमें ऊष्मा चालन विधि, ये भले ही द्रव है लेकिन इसमें भी ऊष्मा चालन किससे होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण किससे होगा, चालन विधि से, क्योंकि ये भी धातु है बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे कि ठोसों में तो होता ही है चालन विधि से, और एक द्रव, बाकी के द्रवों में नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम मात्रा में। लेकिन पारा में जो मरकरी है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से ही होता है बच्चों। अब संवहन में क्या होगा कि हमने ये बर्तन रख दिया, ये स्टैंड है, इस पर बर्तन और नीचे गैस जल रही है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा कि ऊष्मा, यहाँ द्रव का कोई अणु है, जैसे ये क्या करेगा, ऊष्मा लेगा, ऊष्मा लेगा, इसमें एनर्जी आएगी और इसका घनत्व भी कम हो जाएगा। और किसी बर्तन में अगर भिन्न भिन्न घनत्वों के द्रव भर दें बच्चों, तो क्या होगा, हल्के कम घनत्व वाला द्रव ऊपर होगा और ज़्यादा घनत्व वाला द्रव नीचे होगा। समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे आप किसी एक बार गिलास में पारा और पानी भर दें, तो पारा तो नीचे चला जाएगा क्योंकि पारे का घनत्व बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है, 13.6 है, और पानी का 1 ही है, ठीक है ना। तो इसका घनत्व कम होगा और इसे ऊर्जा मिल गई, इसने ऊष्मा ले ली, ऊष्मा लेके गर्म हो गया और गर्म होके ये चला आया ऊपर, ऊपर आ गया गर्म होके। अब यहाँ जगह खाली हो गई, इसकी जगह कौन पहुँच गया, ठंडा, ठंडे वाला कण पहुँच गया, ठंडे वाला अणु पहुँच गया, उसको भी ऊष्मा मिली, वो गर्म होके वो भी ऊपर आ गया। तो इस तरीके से ऊष्मा लेकर के अणु या कण अपना स्थान छोड़ते हैं, ऊपर आते जाते हैं, और ठंडे वाले नीचे आते जाते हैं और उनको भी ऊष्मा मिलती जाती है। यही प्रक्रिया चलती रहती है और पूरा द्रव गर्म हो जाता है। तो यहाँ ऊष्मा का संचरण बच्चों बॉटम टू टॉप हो रहा है, तली से ऊपर की ओर। किस दिशा में, इस दिशा में, बॉटम से टॉप की ओर, नीचे से ऊपर होता है। संवहन की दिशा क्या होती है बच्चों, नीचे से ऊपर होती है। ये समझ गए आप। ऊष्मा, अब ये क्या है, वही वाली बात कि भाई यहाँ से लड्डू बट रहे हैं, लड्डू लो और हट जाओ, चले जाओ, अब अगले का नंबर आने दो, लड्डू लो और चले जाओ, अगला आएगा, दूसरे को आने दो, दूसरे को आने दो। तो यहाँ कण अपना स्थान छोड़ रहे हैं। संवहन अणुओं की स्थानांतरीय गति, वो अपना स्थान छोड़ रहे हैं। हमने यहाँ क्या लिखा था, कण ने स्थान नहीं छोड़ा है। यहाँ कण स्थान छोड़ रहे हैं, ऊष्मा ले रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे, कोई भाईचारा नहीं, कोई प्रेम मोहब्बत नहीं, स्वार्थी हैं, खुद लो और चल दो, फिर हाँ इतना प्रेम है कि दूसरे को आने दो। तो एक कण स्वयं ऊष्मा लेगा और फिर चला जाएगा, वहाँ से बॉटम से टॉप पर आ जाएगा, फिर ठंडा अणु ऊष्मा लेगा, फिर टॉप पर आ जाएगा। तो धीरे 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 यही चलता रहेगी साइकिल, यही प्रक्रिया चलती रहेगी और पूरा द्रव गर्म हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, संवहन विधि। और संवहन विधि हमेशा नीचे से ऊपर होगी बच्चों, इसीलिए, और ये गुरुत्व पर आधारित है, गुरुत्व पर डिपेंड कर रही है। और जहाँ गुरुत्व नहीं होगा वहाँ संवहन विधि हो ही नहीं पाएगी। जैसे कोई उपग्रह घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, कृत्रिम उपग्रह, आपको पता है कि वहाँ क्या है, भारहीनता है। तो वहाँ उपग्रह में बैठ के आप पानी को गर्म करोगे, गर्म नहीं हो पाएगा। बर्तन में पानी गर्म करोगे, क्योंकि वहाँ संवहन की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी, ग्रेविटी है ही नहीं, गुरुत्व है ही नहीं। तो वहाँ बच्चों ये प्राकृतिक संवहन है, वहाँ संवहन जबरदस्ती कराना पड़ता है पंपिंग के द्वारा, उसको कहते हैं प्रणोदित संवहन। वैसे आप कंफ्यूज ना हो या पढ़ो मत पढ़ो इसको, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, उसको क्या कहेंगे, फोर्स्ड कन्वेक्शन। कौन सा, फोर्स्ड, वहाँ कराना पड़ेगा ज़बरदस्ती, हमें एक्सटर्नल प्रोसेस करनी पड़ेंगी, फोर्स्ड कन्वेक्शन,
कन्वेक्शन। ओके बच्चों, तो यहाँ आपने क्या देखा कि चालन में अणुओं ने या कणों ने अपना स्थान नहीं छोड़ा और यहाँ कण स्थान छोड़ते हैं, कण स्थान छोड़ते हैं। तो दोनों में ही विधियों में आपने देखा बच्चों कि हमें माध्यम की आवश्यकता है। अगर हम ऊष्मा स्थानांतरण कर रहे हैं तो चालन में भी माध्यम होना चाहिए, संवहन में भी माध्यम होना चाहिए। अब इस बर्तन में पानी ही नहीं होता तो ऊष्मा यहाँ से वहाँ टॉप तक कैसे पहुँचती? ये छड़ ही नहीं होती बच्चों तो चालन विधि से ऊष्मा कैसे पहुँचती? वैसे पहुँचेगी लेकिन चालन विधि से नहीं। पानी नहीं होगा तो ऊष्मा पहुँचेगी लेकिन संवहन विधि से नहीं। तो इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता है, इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता है। अब चलते हैं बच्चों विकिरण पर। तीनों विधियों में अंतर समझ रहे हैं बच्चों। तो विकिरण क्या है? विकिरण एक ऐसी विधि है जिसमें हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी ऊष्मा स्थानांतरण के लिए ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड ऑफ मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे समझें बच्चों, आनंद आएगा। जैसे आपने देखा सूर्य से हमें लगातार ऊष्मा मिल रही है, बहुत सारा विद्युत चुम्बकीय विकिरण मिल रहा है, उसमें एक ऊष्मा भी है जो कि अवरक्त विकिरण के रूप में हमें मिल रही है। ये सूर्य बनाया है बच्चों, मैंने एस लिख देता हूँ इसके अंदर। इससे अपार ऊर्जा हमें मिल रही है बच्चों। यहाँ पृथ्वी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, धूप ले रहा है, यानी उसको ऊष्मा मिल रही है और ऊष्मा यहाँ आ रही है, जबकि बीच में कोई वायुमंडल नहीं है, कोई कण है ही नहीं, तब भी ऊष्मा आ रही है बिना किसी माध्यम के। तो ये विधि कौन सी है? विकिरण, इसको कहते हैं रेडिएशन बच्चों। तो जब किसी कण की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी और ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा तो वो विधि होगी विकिरण। और जब अणुओं की स्थानांतरीय गति के कारण जब ऊष्मा का स्थानांतरण होगा या संचरण होगा तो वो विधि कहलाएगी संवहन। और जब एक कण दूसरे कण को ऊर्जा देगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तो वो विधि कहलाएगी चालन, कंडक्शन। तीनों विधियों में अंतर समझ में आ गया? समझ गए? बात समझ में आ रही है? चालन में, संवहन में, विकिरण में, तीनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे पढ़ें। मैंने एक साथ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले चालन पढ़ेंगे बच्चों, इसी में 4-5 दिन लगेंगे, फिर संवहन पढ़ेंगे, फिर विकिरण पढ़ेंगे। तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी करोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा बच्चों। तो ये परिभाषाएं मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। अब अभी पूरी डिटेल नहीं पढ़ाई है बच्चों। अब मैं चालन को पढ़ाऊँगा पहले। आज अब क्या स्टार्ट करेंगे? चालन। जब चालन खत्म हो जाएगा फिर पढ़ेंगे संवहन डिटेल में और फिर विकिरण। अभी तो मैंने परिचय कराया है तीनों विधियों से, पूरे टॉपिक नहीं हो गए बच्चों। आप सोचो कि छुट्टी हो गई, चालन सीख गए, संवहन सीख गए, विकिरण सीख गए। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। फिजिक्स में इतनी जल्दबाजी थोड़ी होती है। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इससे भी कुछ जानकारी मिलेगी आपको, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब मैंने इन तीनों विधियों को यहाँ लिख दिया है। चालन क्या है, संवहन क्या है, विकिरण क्या है, समझ चुके हैं आप। नोट्स बनाने में आपको ये काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी जो कुछ पढ़ाया वही लिख दिया है बच्चों मैंने। जैसे चालन यानी कंडक्शन, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें वस्तु के उच्च ताप वाले भाग के कण निम्न ताप वाले भाग के कणों को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं परंतु अपना स्थान नहीं छोड़ते। क्या कहलाती है? चालन कहलाती है। तो चालन विधि कौन सी हुई वो आप समझ गए। तो मैंने तीनों लिख दी। और संवहन क्या था? इसमें अणुओं या कणों की स्थानांतरण
वो स्थानांतरीय गति के कारण अपना स्थान छोड़ रहे थे, इसमें स्थान नहीं छोड़ रहे थे, इसमें स्थान छोड़ रहे थे, और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता थी ही नहीं, यानी ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण कहलाती है। तो बच्चों ये तीनों विधियां रहीं ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की। 3 विधियां आपने यहाँ देखी, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी आप समझ गए। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक चित्र बना है बच्चों, तो क्या मैं बोर्ड पे बनाऊं उसको या उसी से समझा दूं? तो वहाँ तीनों विधियों का एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। आज डिटेल नहीं पढ़ाएंगे चालन की, डिटेल में तो अब कल से पढ़ेंगे बच्चों, अभी हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली, अब कल चालन की पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों एक चित्र देखें, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये दिख रहा होगा, कैमरा शायद नहीं, ऐसे बात नहीं बन रही बच्चों, क्लियर नहीं हो पा रहा, क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए मैं बोर्ड पे बनाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे हटाता हूँ। तो टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली बच्चों तीनों डेफिनेशंस का। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तो बच्चों अब देखें, इस फिगर को बनाते हैं, फिर आप इसमें अंतर समझ जाएंगे तीनों में, चालन, संवहन और विकिरण में। ओके हाँ, तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में एक ऐसा चित्र बना हुआ है, जैसे ये लकड़ियाँ जल रही हैं बच्चों, ये लकड़ी हैं, ठीक है ना, और भी बना सकते हो लकड़ी, ज़रूरी थोड़ी है मतलब कि हम नकल ही कर रहे हैं उसकी, चित्र की नकल क्या, एक लकड़ी ये भी रखी है, ईंधन जल रहा है बच्चों। ओके, ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जल रही हैं, आग है यहाँ पर, आग, हीट, यहीं से तो हीट मिलेगी बच्चों, आग से। तो यहाँ आपने देखा कि आपने एक लोहे की छड़ को यहाँ आग में लगा दिया और हाथ से पकड़े हैं बच्चों, तो ये सारा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से ऊष्मा इस छड़ में जो जाएगी बच्चों, वो किस विधि से जाएगी? चालन विधि से। आपने आग के ऊपर हाथ रख रखे हैं, तो यहाँ ऊष्मा किस विधि से जाएगी? अभी मैंने बताया था कि बॉटम टू टॉप की तरफ, जो अब यहाँ गैस है, अभी मैंने जैसे जल का उदाहरण दिया था, तो यहाँ वायु भी तो है, वायु के कण गर्म होंगे और अपनी जगह छोड़ के ऊपर पहुँच जाएंगे, वहाँ ठंडा अणु आ जाएगा, वो ऊपर पहुँचेगा। इस तरीके से ऊष्मा वायु के कण संवहन विधि से ऊपर ऊष्मा ले जा रहे हैं और हमें गर्मी का अनुभव होता है बच्चों, आपको पता है। यहाँ जो ऊष्मा जा रही है किस विधि से जा रही है? संवहन विधि से, क्योंकि संवहन विधि बॉटम टू टॉप होगी, नीचे से ऊपर की ओर होगी, तो संवहन विधि से। अब हम साइड से बैठ गए, साइड से बैठ के, सर्दी का दिन है, बड़ा ठंड लग रही है बच्चों, अब साइड से बैठ गए तो रेडिएशन यहाँ तक भी जा रहा है, हीट यहाँ भी जा रही है, लेकिन ये न तो चालन है और न संवहन है, ये क्या है? विकिरण है। ये क्या है बच्चों? ये विकिरण है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो था वो मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों, समझ रहे हैं? तो चालन ठोस क्षण में होगा बच्चों, जो ठोस पदार्थ होंगे, एक कण ऊष्मा लेगा दूसरे को देगा, अब वो सब मैंने समझा दी डिटेल में, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी किताब में मौजूद है बच्चों। ओके हाँ, तो बच्चों अब ये समझते हैं कि जो चालन हुआ उसमें ऊष्मा एक कण ने दूसरे कण को कैसे दे दी, यानी चालन विधि की बात कर रहे हैं, चालन। अब एक एक करके बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, चालन की पूरी डिटेल तो कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा एक टॉपिक मुझे ध्यान आ गया, एक बात ध्यान आ गई, उसको समझ लें। यानी चालन यानी कंडक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अभी मैंने बताया था कि एक कण अगले कण को ऊष्मा दे देता है बच्चों, ये आपने अभी देखा, ठीक है। लाइन तिरछी हो गई और तिरछी लाइन हमको पसंद नहीं है बच्चों। तो देखें, अभी हमने कहा कि जैसे ये छड़ है, जैसे कोई छड़ है, चालन विधि बता रहे हैं बच्चों, तो यहाँ कोई कण था,
इसने ऊष्मा ली, अगले कण को दे दी, इसने ऊष्मा ली, अगले कण को दे दी, पूरी पूरी नहीं, इसने ऊष्मा ली, कुछ अवशोषित की, कुछ अगले कण को दे दी, ठीक है ना। इस तरीके से था। तो अभी मैं देखो ज़्यादा नहीं बताना चाह रहा, आज मैं छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, कल बड़ी बात बताएंगे कि एक अणु दूसरे अणु को ऊष्मा कैसे दे देता है, जबकि अणु चिपके हुए तो होंगे नहीं, उनमें गैप होगा। जैसे बच्चों अब बड़ा सा बना लें सीखो, या ऐसे कर लें, जैसे ऐसे कर लें, अभी समझ जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक अणु दूसरे अणु तक ऊष्मा कैसे पहुँचा देता है। कि जैसे मान लो एक अणु ये है बच्चों और एक अणु ये है, तो आपको पता है ठोसों में अणु वाइब्रेशंस करते हैं, कंपनिक गति करते हैं, कंपन होते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। उनकी साम्य स्थिति जैसे ये है, तो ये अणु इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऐसे गति कर रहा है, ये साम्य स्थिति है। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जैसे यहाँ है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा 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 है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाता है और साम्य में यहाँ है। ऐसे ये कर रहा है, ये भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, यही तो हो रहा है। लेकिन हुआ क्या बच्चों, जैसे ही हमने यहाँ से ऊष्मा दी, ऊष्मा दी, और ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है बच्चों, रिसीवर चेक कर लें, हाँ ऑन है। ऊष्मीय ऊर्जा, तो जैसे इस अणु को ऊर्जा मिली, ऊष्मा मिली, ऊष्मीय ऊर्जा मिली, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। जब एनर्जी बढ़ गई तो इसका जो कंपनों का आयाम है वो बढ़ जाएगा, यानी अब ये बड़े आयाम के कंपन करने लगा, ऐसे करके यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो अब ये इससे टकरा जाएगा, क्योंकि ये अणु भी यहीं तक आएगा कभी कभी। तो आयाम बढ़ जाने से यानी अब दूर दूर जाने लगा, ऐसे समझे, यहाँ समझ गए होंगे। तो टक्कर हुई, जब टक्कर हुई तो संपर्क में आए, संपर्क में आए तो उसने अपनी ऊर्जा का कुछ भाग उसको भी दे दिया। इस तरीके से अगले कण को ऊर्जा मिलती, अब इसको मिल गई, इसका आयाम बढ़ेगा, फिर अगले वाले को मिल जाएगी, अगले वाले को मिलेगी, उसका आयाम बढ़ेगा वाइब्रेशन का। तो ऊष्मा आगे बढ़ती चली जाएगी बच्चों। इस तरीके से आगे ट्रांसफ़र होता है हीट का, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। बात समझ रहे हैं ना, एक बार समझें। अभी ये यहाँ से यहाँ तक कंपन कर रहे थे, ये यहाँ से यहाँ तक तो संपर्क में नहीं आ रहे थे, यानी एक अणु था यहाँ से यहाँ तक डोल रहा था, और एक अणु ये था, बड़ा करके बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक कंपन कर रहा था। ये साम्य स्थिति है, इधर जाता है, फिर यहाँ से इधर आता है, फिर इधर जाता है, और फिर वापस से इधर आता है। ये भी यही करता है, ये अणु यहाँ तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ। यही तो वाइब्रेशन हो रहे हैं। लेकिन देखो, ये भी वाइब्रेट हो रहा है, ये भी वाइब्रेट हो रहा है, ये भी कंपन कर रहे हैं, ये भी कंपन कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे। अब इनके कंपनों का आयाम बढ़ जाए, अब मान लो यही वाला और इसकी सीध मैं कर दूं, मैं यहीं बना दूं ऊपर, ये इसको मिल गई ऊष्मा, इसको क्या मिल गई, ऊष्मा, ऊपर समझें, तो इसका आयाम बढ़ गया। अब ये ऐसे कंपन करने लगा, यहाँ तक आ गया, तो इससे टक्कर हो ही जाएगी ना बच्चों, उसकी रेंज में पहुँच गया। बताएं, एक तरफ का ही बना देते हैं, इधर यहाँ क्यों लिख दिया है मैंने, इसको ऊष्मा देते ही ये वहाँ उसकी रेंज तक पहुँच गया, तो टक्कर होने की संभावना पूरी पूरी है। टकराएंगे तो टक्कर होते ही अपनी ऊर्जा का कुछ भाग ये वाला अणु जो वाइब्रेशन ऐसे कर रहा था, इसका वाइब्रेशन बढ़ गया है। वैसे यहाँ थोड़ा छोटा दिख रहा है, बराबर होंगे, जितना आयाम इधर होगा उतना ही इधर होगा, लेकिन यहाँ मैंने क्यों लिख दिया बच्चों, क्योंकि मैंने ऊष्मा दी इसको, तभी तो आयाम बढ़ा। तो चलो मैं बना देता हूँ, जितना इधर उतना ही इधर, लेकिन ये कब, जब इसको हमने ऊष्मा दी। तो देखें उसकी कंपन की स्थिति, इस दूसरे वाले कंपन की स्थिति की सीध तक पहुंच गया, तो ये भी कंपन करेगा, तो यहाँ टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा, समझ रहे हैं। ये अणु जहाँ पर हो तो ये यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा, मतलब ये अणु यहाँ तक आ रहा है और दूसरा अणु यहाँ तक आ सकता है, तो टक्कर हो सकती है ना, टक्कर हो सकती है, टक्कर होगी, टकराएंगे और गर्म
वाला अणु यानी जिसके पास ऊष्मा है वो ऊष्मा दूसरे को दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज आपने तीनों विधियां पढ़ी, चालन, संवहन, विकिरण, लेकिन डिटेल में कल से पढ़ेंगे कि चालन आखिर होता क्या है। यहाँ मैंने ये समझाने की कोशिश की कि सर ने ये कह तो दिया कि एक अणु दूसरे अणु को ऊष्मा दे देता है। कैसे दे देता है? वाइब्रेशन के कारण, लेकिन जगह नहीं छोड़ता। देखो ये भले ही कंपन कर रहा है लेकिन माध्य स्थिति उसकी यही है, साम्य स्थिति यही है, इक्विलिब्रियम यही है। ये नहीं कि यहाँ छोड़ के इस सिरे पर आ जाए, ऐसा नहीं। यहीं के यहीं जुम 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 ये ऐसे गति कंपन कर रहे हैं। कंपन जैसे हम एक ही जगह खड़े हो रहे ऐसे कंपन कर रहे हैं, ऐसे समझ रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, लेकिन जगह नहीं छोड़ रहे अपनी, कंपन कर रहे हैं। और संवहन में अणु ने क्या किया था? ऊष्मा ली, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया था। तो बच्चों ये चालन रहा, लेकिन कल से हम पढ़ेंगे चालन को डिटेल में, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। परिवर्ती अवस्था, स्थायी अवस्था, समतापी पृष्ठ और ताप प्रवणता, ऊष्मा चालकता गुणांक, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो आज का लेक्चर देखने के बाद कल का लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि कल हम बहुत अच्छी जानकारी बच्चों आपको देंगे। असली पढ़ाई तो कल से शुरू होगी इस टॉपिक की, किसकी? ऊष्मा स्थानांतरण की। आज केवल हमने परिचय किया है कि व्हाट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है। आज केवल हम छू के देखा है उसको, गले नहीं लगाया। गले कल से लगाएंगे बच्चों। इस टॉपिक को गले लगाना है, हृदय में उतारना है, दिमाग में उतारना है, वो कल से करेंगे इस काम को। तो बने रहिए चैनल पर। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आप बड़ा कंजूसी कर रहे हो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अब वो आपकी इच्छा है बच्चों, जैसा आप चाहो, डिसीजन आपका है। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। कौन से टॉपिक के साथ? चालन के साथ, डिटेल में पढ़ने के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।